आज का हमारा टॉपिक है हु आर दी पीपल इन पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा में और राज्यसभा में जो हमारे एमपी बैठे हुए हैं वो कौन लोग हैं, है ना। चलिए इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। द पार्लियामेंट हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। देखिए पार्लियामेंट में कौन लोग बैठते हैं, हमारे एमपीज बैठते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो वो जो लोग हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं। यानी कि कोई एमपी हमारे होते हैं जो कि बहुत अमीर होते हैं, कोई बहुत गरीब होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है ना। यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार का उनका बैकग्राउंड होता है, वहाँ से वो लोग आते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देयर आर रूरल मेंबर एंड मेंबर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज। तो हमारे बहुत ऐसे एमपी होते हैं जो कि गाँवों से आते हैं, बहुत एमपी ऐसे होते हैं जो कि शहरों से आते हैं, बहुत एमपी ऐसे होते हैं जो कि बड़े बड़े पार्टी से बिलोंग करते हैं, बहुत एमपी ऐसे होते हैं जो कि छोटे मोटे पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, है ना। जैसे बहुत सारा हमारा एमपी ऐसा होगा जो कि बीजेपी से बिलोंग करता होगा, बहुत सारा हमारा एमपी ऐसा होगा जो कि कांग्रेस से बिलोंग करता होगा, है ना। यानी कि हमारे एमपीज जो हैं उनका बैकग्राउंड, यानी कि वो कोई एमपीज हमारे बहुत अमीर होते हैं, कोई बहुत गरीब भी होते हैं, है ना। कोई एमपी हमारे गांव से आते हैं, कोई एमपी हमारे शहर से आते हैं। यानी कि हर एक प्रकार के लोग हमारे पार्लियामेंट में आकर डिसीजन में हिस्सेदारी ले सकता है, यानी कि भारत को चलाने में हिस्सेदारी ले सकता है। आगे बढ़ते हैं फिर। ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वेयर टिल नाउ अनप्रेजेंटेड एंड आर बिलोंगिंग टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट। मतलब कि ऐसे लोग जो कि पहले किसी प्रकार से उनको उतना खास इज्जत मान मर्यादा नहीं मिलता था, अब वो लोग भी क्या कर सकते हैं, एमपीज बन सकते हैं। मतलब कि जिनको इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता था समाज में, वो आदमी भी एमपीज अब बन सकता है। बस शर्त क्या है, शर्त यह है कि वो इलेक्शन को जीत जाए, है ना। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। Also, there is an increase in political participation from the Dalit and backward castes and the minorities. पहले क्या होता था, पहले हमारे जो दलित लोग हुआ करते थे, जो बैकवर्ड कास्ट हुआ करते थे, और जो हमारे छोटे मोटे कास्ट के लोग हुआ करते थे जिसको हम लोग माइनॉरिटीज़ कहते हैं, वो लोग बेसिकली पहले एमपीज नहीं बनते थे, वो लोग एमपीज का चुनाव लड़ते ही नहीं थे, है ना। लेकिन आज के दौर में आप देखेंगे पलटकर पार्लियामेंट में तो आपको दलित भी मिलेंगे, है ना, आपको फिर से छोटे मोटे कास्ट के भी लोग मिलेंगे, माइनॉरिटीज भी मिलेंगे, यानी कि जिनका संख्या बहुत ही कम है, वो लोग भी आपको मिलेंगे आज। यानी कि पूरी तरीके से आज आपको पार्लियामेंट में हर एक किस्म का लोग आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट फॉर एससीज एंड एसटीज so that the MPs elected from these constituencies can represent दलित एंड आदिवासीज इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट। अब देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहाँ पर कि पूरी तरीके से पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाका में ही घर बसा हुआ है, और वहाँ पे सारे लोग आदिवासी रहते हैं। तो वहाँ के जगह के लिए सीट रिजर्व कर दिया जाएगा कि इस जगह से जो चुनाव लड़ेगा वो कौन होंगे, केवल और केवल आदिवासी लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मान लीजिए भारत का कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ पे कि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है एकदम पूरा, और पहाड़ों पे ही घर बसा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, पहाड़ों पे ही घर बसा हुआ है, और वो लोग कैसे लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, है ना। लेकिन वहाँ के लिए, वहाँ के लोगों के लिए जो नियम कानून बनाएगा, उसके लिए जो आवाज़ उठाएगा, उसका जो एमपी होगा, वो भी कैसे होंगे, आदिवासी ही होंगे। ऐसा यदि नियम हमारे लिए बना दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, और नियम है भी। ऐसा क्यों नियम बनाया गया मालूम है, ऐसा इसलिए नियम बनाया गया है क्योंकि एक आदिवासी एमपी ही एक आदिवासी आदमी का प्रॉब्लम समझ सकता है ना। तो बहुत जगह पर ऐसा किया गया है कि आदिवासी वाले एरिया के लिए वहाँ के आदिवासी एमपी ही चुने जाएंगे। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि यदि हमारे एससी लोग रहते हैं, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब कि ये ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पिछड़े होते हैं, है ना, यानी कि बहुत ये लोग पीछे होते हैं, इनको उतना ज़्यादा पहले मान सम्मान इज्जत नहीं मिलता था, लेकिन आज के मामले में तो सब बराबर है ना।
तो बेसिकली आपने क्या यहाँ पे समझा, यहाँ पे आपने ये समझा कि बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसा जगह है जहाँ पे कि सीट क्या है, रिजर्व है। रिजर्व का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि इस जगह से केवल और केवल आदिवासी एमपी ही चुनाव लड़ेंगे, एससी या फिर एसटी लोग ही चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। मान लीजिए कि बहुत बड़ा एक एरिया है, वहाँ पे केवल और केवल मुस्लिम लोग रहते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो वहाँ पे सीट रिजर्व कर दिया जाएगा कि यहाँ से जो चुनाव लड़ेगा वो केवल और केवल कैसे लोग होने चाहिए, मुस्लिम ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मुसलमान का दुख तकलीफ केवल एक मुसलमान ही अच्छी तरीके से समझ सकता है। एग्जाम्पल था, केवल एग्जाम्पल था ये, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि आदिवासी लोग हो गए हमारे, एससी हो गए, एसटी हो गए, इन सभी के लिए क्या कर दिया गया है, सीट को रिजर्व कर दिया गया है, ताकि इसके लोग ही इसके लिए क्या करें, आवाज़ को उठाए, है ना। जैसे आपका दुख तकलीफ सबसे ज़्यादा कौन समझ सकता है, आपके मम्मी पापा। उसी प्रकार से आदिवासी लोगों का दुख तकलीफ सबसे ज़्यादा कौन समझ सकता है, आदिवासी लोग ही समझ सकता है ना। इसीलिए बहुत जगह पर ऐसा होता है जहाँ पर कि सीट रिजर्व कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इस जगह से यदि कोई चुनाव लड़ेगा तो वो कैसे लोग होने चाहिए, या तो आदिवासी होने चाहिए, नहीं तो उसके अलावा कोई नहीं होने चाहिए, है ना। तो एससी के लिए, एसटी के लिए सीट को रिजर्व कर दिया गया है ना। आगे, सिमिलरली इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वोमेन। इसके साथ ही साथ महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को बहुत आगे लेकर जाने के लिए यहाँ पे और क्या गया है, और क्या किया गया है, महिलाओं को लिए भी रिजर्वेशन दिया गया है। यानी कि किसी जगह से केवल और केवल महिलाएं ही एमपी का चुनाव लड़ सकती हैं, पुरुष नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि महिलाओं को बढ़ावा मिले, वो भी उस पोजीशन तक जा सके जहां तक एक मेल एमपी जा सकता है। समझ रहे बात को। चलिए, तो बहुत हद तक औरतों को भी, यानी कि वोमेन को भी रिजर्वेशन दिया गया है एमपीज के मामले में, कि इस जगह से केवल और केवल चुनाव कौन लड़ेंगे, औरतें ही लड़ेंगी, इसके अलावा पुरुष नहीं लड़ सकते हैं। आगे, 60 ईयर्स अगो, आज से लगभग 60 साल पहले, ओनली 4% ऑफ एमपीज वेर वुमेन। आज से लगभग 60 साल पहले हमारे पास केवल कितने एमपीज थे, 4% एमपीज ऐसे थे जो कि केवल और केवल वुमेन थे। सोचो, 100% एमपीज में से केवल और केवल 4% एमपीज कैसे थे, वुमेन, जो कि बहुत कम संख्या था, बहुत कम संख्या है आज से 60 साल पहले। वेयर वुमेन एंड टुडे इट इज जस्ट अबव 9%। लेकिन आज भी, आज से 60 साल पहले कितना एमपीज का संख्या था, औरतों का 4% केवल, लेकिन आज भी हमारे पास केवल और केवल 9% और 9% से थोड़ा सा ऊपर संख्या है किसका, वोमेन का। कहाँ पर, पार्लियामेंट में, जो कि आज भी बहुत कम है। सोचो, 100% में से केवल और केवल 9% और 9% से थोड़ा सा ज़्यादा संख्या है किसका, वोमेन का, एमपीज के मामले में। यानी इसका मतलब ये हो गया, सपोज मान लीजिए यदि 100 एमपी हैं, तो 100 एमपी में से केवल और केवल 9 एमपी ही कौन है, औरत है, जो कि बहुत कम संख्या है ना। तो मेरे हिसाब से एमपीज के मामले में औरतों को लेकर इसका संख्या बढ़ाना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा, औरतों को बढ़ावा मिलेगा, है ना, औरतों को बढ़ावा मिलेगा, उनको भी लगेगा कि हम भी जो है मेल के बराबर है। ठीक है, तो चलिए ये भी हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ तक में किसी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों को, हर चीज़ समझ में आ गया चैप्टर को लेकर, कहीं पे कोई समस्या नहीं ना। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको किसी टॉपिक में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग लॉज। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।